जाने माने उद्योगपति और वर्धमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल के साथ साइबर ठगी चर्चा में है, क्योंकि ठगों ने 7 करोड़ रुपए की रकम उनसे ठगी। ठगी का तरीका हैरान करने वाला है। ठगों ने यह बताया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में सामने आया है और उनके नाम से खुले एक बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ठगों ने एसपी ओसवाल से वीडियो कॉल पर संपर्क किया, उन्हें 2 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान फर्जी सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई भी कर ली, उन्हें अरेस्ट वारंट भी भेज दिया गया और ये सारे काम इतनी सफाई से किए गए कि सीएमडी ओसवाल को शक तक नहीं हुआ। उनके अलग अलग बैंकों से 7 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। जब ये समझ में आया कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने इसकी शिकायत की और अच्छी बात यह है कि लुधियाना पुलिस ने इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे इसके ऊपर पुलिस, लेकिन ये पूरा मामला बता रहा है कि इसके पीछे एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है। 2 आरोपी अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी इसके लिए गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 7 और आरोपियों का पता लगाने में कामयाबी मिली है। इनका वास्ता दिल्ली और पश्चिम बंगाल से है। इस मामले में 6 एटीएम और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सबसे अहम बात, पुलिस ने 5.25 करोड़ की रकम जो है वो बरामद कर ली है। तो इस बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि अगर ओसवाल समूह के सीएमडी के साथ इतनी सफाई से ये ठगी हुई है तो आम लोगों के साथ ये ठगी तो हो ही रही है। उनको न सिर्फ अपने वकीलों से संपर्क करने का मौका मिला, कहीं से पुष्टि करने का मौका मिला। ऐसे कई मामले हाल के दिनों में आए हैं जो याद दिलाते हैं कि इस तरह का साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसे जो पहले के मामले हैं उसके बारे में आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड लगातार सुनने में आ रहा है। 17 सितंबर को एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के 1.73 करोड़ रुपए उनसे ले लिए गए, ठगे गए। इसी दिन लखनऊ में एक डॉक्टर मुकुल सोनकर से इसी तरीके से 19 लाख की ठगी हुई। 29 से 30 अगस्त को साउथ दिल्ली के एक शख्स से 5.25 लाख रुपए ऐसे ही फ्रॉड में ट्रांसफ़र कर दिए गए। 15 अगस्त को नोएडा में एक रिटायर्ड मेजर जनरल से 2 करोड़ की ठगी हुई। 10 अगस्त 2024 को जयपुर में एक शख्स के साथ 4 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और इस साल 5 जून को नोएडा के नवीन कुमार आनंद से भी 5 लाख की ठगी हुई। बीते साल 28 मार्च को वसंत कुंज दिल्ली के सौरभ पिल्ले को एक ऐसे ही फ्रॉड के जरिए लगभग 5 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए थे। तो इस मामले में भी आपने सुना कि ओसवाल जो साहब हैं उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी आपको बता दें कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट होता है। ये एक नया और ख़तरनाक फ्रॉड है। इसमें जो स्कैमर होता है, जो स्कैम कर रहा होता है, वो पीड़ित को वीडियो कॉल के जरिए जाल में फंसाते हैं। वो पीड़ित को धमकी या लालच देकर घंटों या फिर कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। यानी कि आप लगातार वीडियो कॉल पर उनसे जुड़े हुए हैं और इस धोखे में अक्सर लोग फंस जाते हैं और अनजाने में अपनी निजी जानकारियां भी साझा करते हैं। तो इसमें डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में स्कैमर्स बहुत ही शातिर तरीके से पीड़ित को जाल में फंसाते हैं। वीडियो कॉल के दौरान अपने बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति जो है उसको ये भ्रम होता है कि ये वाकई पुलिस थाने से फ़ोन है। वो लगता है कि वो पुलिस जांच के घेरे में है। ये दृश्य बहुत ही असली लगता है, इतना कि पीड़ित डर जाएं, घबराहट में आ जाएं और डर के इस माहौल का फ़ायदा उठाकर स्कैमर्स पीड़ित को मनमानी बातें मनवाने लगते हैं। बिना कुछ सोचे समझे घबराहट में व्यक्ति उनकी बातों में आकर खुद को कैद कर लेता है, जिससे स्कैमर्स को उनकी निजी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको ये भी बता दें कि इससे ये जो तमाम साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे में ट्राई क्या कर रहा है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रहा है साइबर फ्रॉड को देखते हुए। ट्राई यानी कि TRAI जो है उसके
नए नियम बहुत अहम हो गए हैं जो कल यानी कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दें कि किस एरिया में उनकी कंपनी का नेटवर्क कैसा है। तो आपको एक ग्राफिक के जरिए दिखाएं कि ट्राई ने अपनी कानून में क्या क्या बदलाव किए हैं। ट्राई का ये कहना है कि कहीं 4G है या 5G नहीं है, ताकि यूजर्स उसके हिसाब से तय कर सकें कि उन्हें किस नेटवर्क के साथ रहना है। साथ ही स्पैम कॉल्स को लेकर भी ट्राई ने सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपकी समस्याओं का हल भी करें और जागरूक भी करें। क्या आप भी स्पैम कॉल के शिकार हुए हैं कभी, या स्पैम मैसेज के, या आपको स्पैम मैसेज से ठगा गया है? तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमें इस नंबर पे 7303388311 और हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन ट्राई के जो नए नियम हैं वो आपको दिखा दे पहले इस ग्राफिक के जरिए। 1 अक्टूबर से टेलीकॉम के नए नियम हैं। बेहतर नेटवर्क पता लगाना अब आसान होगा। टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क की जानकारी दें। ट्राई का जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL को निर्देश है। कंपनियों को वेबसाइट पर बताना होगा कि कहाँ कैसा नेटवर्क है। वेबसाइट पर लोकेशन, पिन कोड डालने से नेटवर्क पता चलेगा। अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क का पता लगा सकेंगे और नए सिम खरीदने में ये नियम काम आएंगे। ट्राई जो है वो स्पैम कॉल्स पर भी बहुत सख्त है और कहा है कि स्पैम कॉल्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। समय सीमा के अंदर नियम लागू करें। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को प्रतिबद्ध है ट्राई। ऑपरेटर्स को सहयोग करने का निर्देश है। कई कंपनियां लोकल नंबर से प्रमोशन करती हैं। ऐसे कॉल स्पैम लिस्ट में जाएंगे। ऐसी कंपनियां या ऑपरेटर्स पर सख्ती होगी। स्पैम कॉल्स और मैसेज को स्पैम लिस्ट में कंपनियां डालें, ये ट्राई ने निर्देश दिया है। और CBI ने साइबर क्राइम नेटवर्क चलाने वाले 26 बड़े ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। देश भर में 32 जगहों पर छापे मारकर इस नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। CBI ने पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम में एक साथ तलाशी ली। ये तलाशियां पुणे और विशाखापत्तनम के VC इंफॉर्मेट्रिक्स, हैदराबाद के वायाजेक्स सॉल्यूशंस और विशाखापत्तनम के ही आत्रिया ग्लोबल सर्विसेज में ली गई हैं और तकरीबन 170 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। 26 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। लाखों रुपए के उपकरण और 59 लाख रुपए मौके से बरामद किए गए हैं। दुनिया भर के लोगों को निशाना बना रहे इस नेटवर्क के लोग कई तरीकों से लोगों को ठगते थे। अमेरिका के लोग इनके निशाने पर ज़्यादा रहते थे। सबसे अहम तरीका था कि किसी को तकनीकी सहायता के लिए मदद की पेशकश करना, ये बताकर कि उनकी जानकारियां चुरा ली गई हैं और उनके बैंक खातों से गैर कानूनी लेन देन हो रहा है। फिर नए बैंक खाते में उनकी रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए दबाव बनाते थे। कुछ मामलों में साइबर अपराधियों ने इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी पैसा देने के लिए कहा। तो ऐसे तमाम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके ऊपर अब सतर्कता बरती जा रही है। बावजूद इसके इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि आपने देखा कि 7 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो कितनी आसानी से की गई है और डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये पूरी जो फ्रॉड है वो किया गया है। तो इन सब बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रशांत माली। प्रशांत जी, ये आपने तमाम खबरें देखी और बहुत कुछ सतर्कता बरती जा रही है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, बट लोग कैसे बचे साइबर फ्रॉड से? जैसे ये साइबर जो हमने डिजिटल अरेस्ट की बात की, तो एक बार फिर से आप समझाएं कि डिजिटल अरेस्ट में के चंगुल में लोग कैसे फंस जाते हैं और आप क्या करके इससे बच सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट में जो मैं केसेस हैंडल कर रहा हूँ उसमें देखने को आया कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो जिनके पास पैसा है, मतलब जो टैक्स पेयर्स लोग हैं या जिनके बैंक अकाउंट में पैसा है, इन्हीं को टारगेट किया जाता है और इनको वीडियो कॉल करके फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनको फाइनेंशियल
क्राइम में डराया जाता है कि आपने टैक्स नहीं भरा, आपने जैसे मनी कि लॉन्ड्रिंग की। वर्धमान इंडस्ट्री के उद्योगपति उनके मालिक एसपी ओसवाल के साथ हुआ, तो ये भी बताया गया कि इनके खिलाफ में केसेस हैं और उस तरह से वो भी एग्जैक्टली, उसमें फंस गए जी। एग्जैक्ट। तो ये जो डर है इस पे प्ले करते हैं ये, आइदर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, या आपने आपका पैसा कहीं हवाला से ट्रांसफर किया हुआ है, वगैरह वगैरह। और कहीं ना कहीं छोटा मोटा अमाउंट किधर ना किधर लोगों के मन में एक एक गलत, जो दिमाग में गिल्ट होता है, उससे वो फंस जाते हैं। और एक तो उम्र होती है, दूसरा तो ये साइकोलॉजिकली उनके साथ खेलते हैं। जो इन लोग एक सेट बना देते हैं, तो पुलिस ये जो स्टेशन का डिजिटल सेट। अरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए ओसवाल साहब के साथ हुआ, तो क्या इस दौरान उन्हें बिल्कुल मोहलत नहीं मिलती? अब ये सीएमडी हैं इतनी बड़ी कंपनी के कि वो अपने वकील से या किसी और से कंसल्ट करें? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई इनके पर मामला ऑलरेडी चल रहा है, कहीं कुछ ना कोई मामला चलते ही होता है, बड़े अगर व्यवसायी है तो उन पे मामले चलते होते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस रेफरेंस से ये फोन आया है और शायद मुझे अरेस्ट ना हो जाए। और जो ये इनको बताया जाता है कि अगर आप हिलोगे, आप कहीं बाहर जाओगे, आप किसी से कंसल्ट करोगे, नहीं, ये भी बताया जाता है कि आप किसी से कंसल्ट करोगे तो हम तुरंत आपको अरेस्ट कर लेंगे। मुझे मेरे साथ बोलते रहो, मैं सुनता रहूंगा तुम क्या बोल रहे हो। कई बार तो मैंने ये देखा है कि उन्हें होटल में कर दिया, जाने को कह दिया जाता है, और होटल में जाके एक कमरे में बिठा के उनको फिर ये सब किया जाता है इनके साथ में। तो उनको आइसोलेट किया जाता है और फिर उनके ऊपर ये फ्रॉड किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए पीछे पुलिस के ड्रेस वाले लोग बैठे होते हैं, उसके पीछे एक पुलिस किसी और को मार रहा है, ये आवाज आती है। कहीं ऐसे झूठ मूठ का बोलते हैं, अरे इसको जाके अरेस्ट करके आओ, पीछे हमने तो इसको फिर ऐसे अरेस्ट इससे किया था। बचने के भी उपाय कुछ बता दीजिए कि अगर लोगों के पास इस तरह के फ़ोन या डिजिटल अरेस्ट जैसा चीज़ होता है, तो आपको ये जानने के लिए कि ये फ्रॉड या स्पैम हो सकता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि जब भी कभी आपको ऐसे कॉल आते हैं, जैसे वीडियो कॉल आते हैं, तो कोई पुलिस आपको वीडियो से कॉल नहीं करता, कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉलिंग से कॉल नहीं करती। दूसरी चीज है कि आपको जब ये फोन आता है तब भी आप बिल्कुल डरे ना, और किसी न किसी की राय जरूर लें। मतलब आप अपने वकील की ले सकते हैं, बेटे की ले सकते हैं, किसी की भी राय ले सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनके साथ कोई भी फाइनेंशियल आपके इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका एफडी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, पिन नंबर्स है, ये साझा नहीं करें। बिकॉज ये यही सब इन आपसे मांगते हैं, और इसके द्वारा आपका बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी भी कोई भी हादसा आपके साथ हो, तो आपको खुद से ही एक्ट करने के लिए, मतलब उस मोमेंट पे आपको तुरंत एक्ट नहीं करना चाहिए। आप उनसे वक्त ले लीजिए, आप फोन बंद करके बैठ जाइए, और अगर आपको डर लग रहा है तो पूरी तरह से उन नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। किसी से तो आप डिस्कशन कीजिए और फिर तो आप इनका कॉल वापस से ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इनसे बात करनी जरूरी है। ठीक है। तो मतलब ये भी कि कई बार होता है कि किसी तरह का लिंक भेज देते हैं और अनजान लिंक पर आप क्लिक करें तो उससे भी आप ट्रैप हो जाते हैं या पर्सनल डिटेल्स दे देते हैं। अ, अपने जो डेटा है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसका रखें, ये तमाम चीज़ें भी हैं। तो अब ये बताएं कि जो ट्राई की सख्ती है स्पैम कॉल्स पे, उससे किस तरह का फ़र्क पड़ने की उम्मीद है ऐसे स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए? राय के जो साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 जो कल से लागू होने वाले हैं, उसमें काफी सारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस हैं। जैसे कि उनको एक चीफ टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर रखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई हादसा होता है, साइबर सिक्योरिटी हादसा, तो उनको 6 घंटे में रिपोर्ट करना है। उन्हें काफी सारी साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस दी गई है, वो उसे उन्हें फॉलो करनी है। इससे स्पैम कॉल्स, फिर एक नंबर दिया गया है, उन्हीं नंबर से अगर फोन करते हैं आप, तो उनको वो नंबर, मतलब जितने भी ये टेलीकॉलर्स हैं उनको वही प्रीफिक्स नंबर से कॉल करना है। आई थिंक 160 है। तो ऐसे, ये नंबर आप दोबारा से एक बार बता सकते हैं कि क्या नंबर है, किस पे कॉल करना है? अब मेरे ख्याल से वो जो कॉल करेंगे उसका जो प्रीफिक्स होगा वो 160 होगा। तो वन सिक्स अच्छा। जीरो से अगर कोई ओके। नंबर आता है तो फिर वो उन्हीं को वही प्रीफिक्स वाला नंबर दिया गया है, ताकि आपको पता रहे कि अगर इसके अलावा कोई आपको फोन करता है तो वो बैंक नहीं है या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है।
तो आप उन कॉल्स को टाल सकते हैं। वो कोई पर्सनल आदमी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हो या पर्सनल मार्केटिंग वाला बंदा कर रहा हो तो आप उसे टाल सकते हैं। उसके बातों को सीरियसली लेना जरूरी नहीं होगा। तो ये सारी जो प्रोविजंस ट्राई ने की है उससे ये जो स्पैम कॉल्स हैं या फिर ये जो फ्रॉड वाले कॉल्स हैं ये करने में मदद होगी। लेकिन मुझे और ऐसा लगता है ऑपरेटर्स को पर्सनली, सहयोग देने के लिए कहा गया है, तो क्या उम्मीद है ऑपरेटर्स से? कई कंपनियां भी जो हैं वो लोकल नंबर से प्रमोशंस करती हैं, अब कहा जा रहा है कि ऐसे कॉल्स भी स्पैम लिस्ट में जाएंगे। यही मैं कह रहा था कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये इनके पास एक फ्रॉड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है और ये फ्रॉड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इस पे एक्ट करेंगे तो इन्हें पता चलता है कि कौन से नंबर से फ्रॉड हो रहा है, किस जगह से ज्यादा कॉल्स एक पर्टिकुलर नंबर पे जा रहे हैं। अगर आप देखिए ये 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा किसी से कोई बात फोन चालू ही रख रहा है तो फिर ऐसे टाइम रेड फ्लैग जनरेट होके ऐसे कॉल्स पे इन्वेस्टिगेशन किया जाना जरूरी है। तो इसके अलावा पुलिस का भी जो रोल है वो पुलिस को तुरंत इनैक्ट करना चाहिए। अभी ये बड़ा बड़ा मामला था, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए मेरे पास ऐसे सीनियर लोग हैं जिन्होंने 4 करोड़ रुपए गंवाए हैं, आईआईटीएन है, वो उनकी एफआईआर नेक्स्ट डे लिखी गई। तो इतना समय में तो आपका जो पैसा बचा ना, जैसे ये ओसवाल जी के केस में 5.25 करोड़ इनको बचा सके क्योंकि जी। इमीडिएटली इन्होंने इनेक्ट किया। तो ये जो जल्दी एक्ट करने का पुलिस को भी निर्देश होना चाहिए कि ऐसे मामलों में, साइबर ठगी के मामले में खासकर, आपको तुरंत इनेक्ट तो करना है। अभी जो हमारे अगर यहाँ पुलिस सिस्टम है इन प्लेस, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये साइबर ठगी के मामले क्या जल्दी सॉल्व हो पाते हैं? एफआईआर भी आप जैसा बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से लोगों के पैसे, इतने ज़्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं, बट कितना इसमें इसमें 5.25 करोड़ वापस मिल गए हैं, पर लोगों को मिलते नहीं हैं अक्सर पैसे। तो क्या कार्रवाई होती है, क्या है अभी सिस्टम इन प्लेस, कहाँ लोग शिकायत करते हैं, कैसे एफआईआर रजिस्टर कराएं? 1930 जो हमारा नंबर है, 1930 में अगर आपका, पहली बात तो आपका नंबर लगना चाहिए। अगर आपका नंबर लगता है और वो सामने वाला आपको एक्शन करता है तो फिर, और आपने अगर 24 घंटे के अंदर ये फोन किया है तो फिर आपके पैसे कहीं ना कहीं फ्रीज हो गए और फिर आप अनफ्रीज तो करके, ये भी इम्पॉर्टेंट है वो 24 घंटे का टाइम। एग्जैक्टली ये जो गोल्डन आवर बोलते हैं उसको, उस समय, क्योंकि 24 घंटे, बैंक के अभी कुछ रूल्स हैं कि आप 24 घंटे में जो नया ये है बेनिफिशियरी वो ऐड नहीं कर सकते। ऐसे अलग अलग बैंकों के रूल्स, उसमें वो फंस सकते हैं। और जी। 24 घंटों में समझो कहीं उन्होंने कहीं और पैसे ट्रांसफर कर दिए, कुछ तो पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये जो इमीडिएट हरकत में आने के लिए बहुत जरूरी है। 1930 में कभी कभार 1930 आपको ऐसे रिप्लाई देता है आज हमारी सिस्टम नहीं चल रही है, जी। या तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। 1930 को प्रॉम्प्टली एकदम कार्रवाई जैसे, करनी चाहिए। एग्जैक्टली 1930 वो नंबर है जहां पर आप फ़ोन कर सकते हैं। गोल्डन आवर 24 घंटे का होता है, इस दौरान आप फ़ोन करके शिकायत रजिस्टर करें तो उम्मीद है कि कार्रवाई इस पर हो पाएगी। पर जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है इस साइबर फ्रॉड में, उतना ही ज़्यादा सतर्कता अब बरतनी पड़ेगी और सिस्टम को भी उसी तेज़ी से अगर काम करें, जैसे ट्राई के जो नए नियम हैं स्पैम कॉल्स को लेकर वो कल से लागू होंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ स्थिति बेहतर हो। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में। ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान का पैसा ना देना पड़े, इसके लिए लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फ्लिपकार्ट से 2 मोबाइल फ़ोन मंगवाए थे। पेमेंट का ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी था। निशादगंज इलाके का रहने वाला 30 साल का डिलीवरी बॉय भरत कुमार जब मोबाइल पहुंचाने गया तो दोनों आरोपियों ने डिलीवरी लेने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को इंदिरा नहर में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर नहर से शव निकालने की कोशिश की जा रही है। मामले में 25 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस की जांच के बाद इस वारदात का पर्दाफाश हुआ है। सितंबर 2024 को भरत कुमार पुत्र राम मिलन निवासी निशादगंज थाना महानगर, जो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का कार्य करते हैं, इनकी गुमशुदगी इनके भाई द्वारा थाना चिरहट पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जांच में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे। सीसीटीवी फुटेजेस
और सर्विलांस डाटा से प्रथम दृष्टया इनके साथ कुछ अनहोनी होने की घटना संज्ञान में आ रही थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिन्हट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है, इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानन द्वारा हत्या कर दी गई है।